गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोटेशनल मोशन। और ये चैप्टर देखा जाए तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर आप लॉज ऑफ मोशन के अंदर आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे थे। रोटेशनल मोशन में आप बॉडी के रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। यानी कि एक तरह का मोशन ये हो गया लीनियर मोशन, और एक रोटेशनल मोशन जो है यानी बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही हो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो रोटेशनल मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कह सकते हो कि डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, तो उनको सबको आपको क्लब करके इतना आना चाहिए। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जिसको हम शॉर्ट टर्म में COM बोलेंगे इन फ्यूचर। सेंटर ऑफ मास COM लिखेंगे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि सेंटर ऑफ मास बता रहा हूं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो हम समझेंगे। सेंटर ऑफ मास यानी किसी भी रिजिड बॉडी का वो पॉइंट जहां पर आप एज्यूम कर सके कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। The point where you can imagine whole mass of the body is concentrated। यानी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर तुम सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड समझ सकते हो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, वेयर वी कैन इमेजिन होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो हम फोर्स के टर्म में समझेंगे। अगर आप किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं रिजिड बॉडी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो 1 मिनट के लिए पहले समझ ले रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं और उसका शेप चेंज ना हो। आप कह सकते हो कि सर ऐसा कोई तो बॉडी हो ही नहीं सकती कि फोर्स लगाएं और शेप चेंज ना हो, चाहे वो आयरन का ही क्यों ना बना हो। अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो उसका शेप चेंज कर जाएगा। लेकिन एक लिमिट रखी गई है कि आप ज्यादा फोर्स मत लगाइए, इतना फोर्स मत लगा दीजिए कि उसका शेप चेंज हो जाए। मतलब ऐसा आप समझे कि एक रिजिड बॉडी जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता है, तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब जैसे मैं इस पेन के ऊपर पुश कर रहा हूं, पेन को पुश कर रहा हूं, तो इसका शेप तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको हम रिजिड बॉडी मानेंगे। तो ये रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी का मतलब कि द कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। तो मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं कि एक ऐसी बॉडी जिसका एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। अब फोर्स के टर्म में इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स के टर्म में हम सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where you can imagine all forces are acting। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा का सारा फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है या समझ सकते हो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो ये फोर्स के टर्म में इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी एक और डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाएं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाएं, तो बॉडी के अंदर कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। यानी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ ट्रांसलेट करेगी, सिर्फ उसके अंदर लीनियर मोशन होगा। तो जैसे मान लीजिए बॉडी है, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दूंगा तो ये सिर्फ आगे की तरफ जाएगा, स्लाइड करेगा, सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा।
लेकिन अगर कहीं और फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट कर जाएगा, ये घूम जाएगा। जैसे मान लीजिए रॉड है, अगर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये सिर्फ स्ट्रेट चलेगा, लेकिन कहीं और लगाओगे तो वो घूम जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां पर अगर तुमने फोर्स लगाया तो उसके पास सिर्फ लीनियर मोशन आएगा। ये सेंटर ऑफ मास की मैंने आपको 3 अलग अलग डेफिनेशन बताई। ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड, इमेजिन कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास है। ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है। ऐसा पॉइंट जहां पर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी के पास सिर्फ लीनियर मोशन आता है, रोटेशनल मोशन नहीं आता, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब आप समझिए कि सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशंस के बाद। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक शीट है, एक स्क्वायर शीट है, ये एक स्क्वायर शीट है, थिक शीट है, थिक स्क्वायर शीट है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, शर्त है, कंडीशन है कि इसकी डेंसिटी जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी हर जगह की डेंसिटी सेम अगर है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी अगर इसकी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। ये सिर्फ शीट की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ये एक हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होगा, यानी जहां पर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन फिर मैं बात बोल रहा हूं कि डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई सेंटर ऑफ मास की कि होमोजीनियस बॉडी और रेगुलर शेप बॉडी, होमोजीनियस हो और रेगुलर शेप हो। रेगुलर शेप का मतलब स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रॉड हो, इस तरह की कोई रेगुलर शेप अगर आपके पास है और होमोजीनियस है, यानी कि डेंसिटी हर जगह सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी समझिए आप। दूसरी प्रॉपर्टी यह है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि उस सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हो, 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 बॉडीज हैं, एक है आपका 5 ग्राम का और एक है 2 ग्राम का। 5 ग्राम और 2 ग्राम के आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, 2 बॉडीज हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब मान लो इनके नाम ए और बी है। दो गौर समझना इसको, ए का सेंटर ऑफ मास तो यहां होगा, ए का खुद का, और बी का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। लेकिन ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर ही कहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम always lies on the joining line, always lies on the joining line and it is close to the heavier mass, close to the heavier mass। यानी सेंटर ऑफ मास जो होता है 2 पार्टिकल का, वो ज्वाइनिंग लाइन पर ही कहीं लाई करता है और वो हैवी मास के करीब होता है, नियर टू द हैवियर मास। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो दिस वन इज सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने आपको? होमोजीनियस रेगुलर शेप, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर। होमोजीनियस हो और रेगुलर शेप। और अगर 2 पार्टिकल है आपके पास तो सेंटर ऑफ मास ज्वाइनिंग लाइन पर होगा कहीं पे और नियर टू द हैवियर बॉडी होगा। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। अब बच्चों समझो दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आपके पास रेगुलर शेप है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। मान लीजिए आपने 2 स्फीयर्स लिए, हेमिस्फीयर्स, ये 2 हेमिस्फीयर हैं, ये 2 आपके पास हेमिस्फीयर हैं। एक बना हुआ है वुड का और एक बना हुआ है आयरन का। दोनों का रेडियस सेम है।
एक आयरन का बना हुआ है और एक वुड का बना हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड हेमिस्फीयर है। इन दोनों को जोड़कर आपने एक फुल स्फीयर बना दिया। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर तो सेंटर पे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेंटर पर नहीं होगा। वो कहां होगा? वो सॉलिड स्फीयर जो आपका आयरन वाला है उसके अंदर कहीं होगा, क्योंकि आयरन हैवी है वुड से, तो सेंटर ऑफ मास आयरन के अंदर होगा, यानी आयरन वाले स्फीयर के अंदर होगा, हेमिस्फीयर के अंदर। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई सेंटर ऑफ मास की। अब आगे देखते हैं। अब देखो दूसरी चीज है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं होता कि वो मटेरियल के अंदर ही लाई करे, जरूरी नहीं होता कि वो मटेरियल के अंदर लाई करे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया, एक हॉलो स्फीयर ले लिया और इस हॉलो स्फीयर का सेंटर यहां है, सेंटर ऑफ मास भी यही है, लेकिन मटेरियल तो यहां पर है ना, मटेरियल तो सरकमफ्रेंस पर है, यहां तो मटेरियल ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मटेरियल पे है ही नहीं, लेकिन बाउंड्री में है। अब दूसरी बात समझो, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास मटेरियल में हो और बाउंड्री में भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक एग्जांपल ले लो, इसको बोलते हैं बूमरैंग, इसको बोलते हैं बूमरैंग, जो ट्राइब्स जो है वो बर्ड्स को मारने के लिए यूज करते हैं, वो ऐसे फेंकते हैं और ऐसे घूम के वापस आ जाता है, दिस इज द बूमरैंग। अब इस बूमरैंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां होता है, तो अब ये बॉडी से बाहर ही है बिल्कुल, तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं होता कि वो बॉडी के अंदर ही लाई करे, वो बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे भी 2 पार्टिकल सिस्टम मैंने बताया आपको, तो 5 ग्राम का था, 2 ग्राम का था, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये बॉडी से बाहर ही तो है, बॉडी तो यहां है और यहां है, तो इसके अंदर है ना इसके अंदर है, वो बीच में कहीं लाई कर रहा है नियर टू द हैवियर बॉडी, सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ही तो हो गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास की। अब देखो, तो ये सारी प्रॉपर्टी समझने के बाद एक बात और आप समझे, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पार्टिकल सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ढेर सारे पार्टिकल्स है, और आप इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ इंटरनल फोर्स है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसको याद रखना है। अगर बॉडी पर, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो बॉडी का, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ध्यान समझिए इस चीज को, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, मान लीजिए आपने एक टैंक से एक बॉम्ब थ्रो किया, फायर किया यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इसको फायर कर दिया। अब ये बॉम्ब अगर अनएक्सप्लोड रहता है, यानी स्फीयर के शेप में है और ये अनएक्सप्लोड रहता है, मतलब फटता नहीं है, तो ये सीधा जाके यहां गिरेगा, यहां पे जाके गिरेगा, ये बिल्कुल एंड पे जाके गिरा, ग्राउंड पे जाके गिर गया। इसका सेंटर ऑफ मास यहां था और ये सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब सपोज करिए कि ये ही बॉम्ब बीच में जाके, टॉप पॉइंट पे जाके ब्लास्ट कर गया, फट गया, 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, n टुकड़ों में, जितने भी आपने फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है तोड़ दीजिए। तो मैंने 2 फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ दिया, एक फ्रेगमेंट ये और एक फ्रेगमेंट ये। इसका मास था m, इसका मास है m1 और इसका मास है m, यानी m1 प्लस m2 बराबर m। ये फ्रेगमेंट इधर चला गया और ये फ्रेगमेंट सीधा नीचे गिर गया, ऐसा मान लेते हैं, कुछ भी हो
सकता है, कोइंसिडेंसली कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज समझने की है कि जब टॉप पॉइंट पे बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन वही रहेगी जो बॉम्ब फटने से पहले थी, यानी वो इसी पाथ को वो फॉलो करेगा। ये बेशक आगे चला जाए, ये यहीं गिर जाए, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, यानी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ये बात हमें समझनी है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब। दूसरा एग्जांपल आप देखिए।